गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके थे। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ कुलराउच लॉ, जिसमें हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये सब को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद हमारा कॉमर्शियल सेल वो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में, तो वो हम लोग स्टडी करना पड़ता था। बट इस साल सिंस हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो सिलेबस से उस पार्ट को हटा दिया गया है, जिसमें कॉमर्शियल सेल में हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, जिसमें बहुत सारा लीड स्टोरेज, बैटरी, इन्वर्टर का ये सब सेल है। तो वो सब 100% थ्योरेटिकल था, तो उसको हम लोग इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, जिसमें एक फ्यूल सेल भी था हमारा। तो सिंस वो सब नहीं था, इस वजह से वो सब का आपको क्लासेस नहीं दिया गया है, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उतना ही पार्ट था जो हमारा बोर्ड्स के सिलेबस में था। होप आपको अच्छे तरीके से, मैंने तो अपना 100% देने की कोशिश की है, तो होप आपको अच्छे तरीके से वो सब सारा कुछ समझ में आया होगा। इर्रेस्पेक्टिव अगर समझ में नहीं आया है, कोई चीज़ में अगर डाउट है तो आप फ्री हैं पूछने के लिए। आप ज़रूर एंड ज़रूर क्लियर करें उसको। 100% एनसीईआरटी को स्टडी करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूर सॉल्व करें। साथ ही में अगर आसपास किसी के पास एग्ज़ाम आइडिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड्स में उन सब को भी सॉल्व करें। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्टडी द एनसीईआरटी, देन टू सॉल्व द इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, देन टू सॉल्व द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। इतना तो 100 and 1000% आप सॉल्व करें ही करें, प्लीज़ माइंड, क्योंकि इस साल वो आपका मजाक का चीज़ नहीं है, क्योंकि इस साल वो बोर्ड्स में उससे क्वेश्चन पूछे जाने को है। तो बोर्ड्स रियली मैटर करता है, इस वजह से आप सिंसियरली अटेंड करें। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने तरफ से, आपकी तरफ से मैं कितना दे पाया वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से मैं 100% देने की कोशिश किया हूँ उस चैप्टर में। अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपको डाउट है तो आप बेशक कभी भी पूछ सकते हैं मेरे से, इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? कॉल करके, मैसेज करके आप इंडिपेंडेंट है पूछने के लिए, राइट। लेकिन हाँ, प्लीज़ आप स्टडी ज़रूर करें, उसको नेगलेक्ट नहीं करें, ठीक है। तो वो था हमारा, वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा फिनिश हुआ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये सब तो मैंने ठीक ठाक करवा ही दिए थे उसमें, फिर भी मतलब टॉपिक्स जो हमारा छूट गया वो बोर्ड में नहीं है, इस वजह से। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर भी हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, तो इस वजह से जो जो चीज़ इसमें हटा दिया गया है उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, राइट, क्लियर। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है वो है बेसिकली आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर काफ़ी आसान है, साथ ही में चैप्टर काफ़ी छोटा भी है, तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बशर्ते आप ध्यान दो, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, पहले तो चैप्टर को समझना पड़ेगा कि जैसे हमारा सॉल्यूशन था तो सॉल्यूशन को हम लोगों ने समझा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था तो पहले उसको समझा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो उसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स है तो पहले इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे एक्चुअल में होता क्या है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूँ, जैसे अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल में लैब में बीकर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जिस भी चीज़ में आपको ब्यूरेट लेते हैं, जिस भी चीज़ में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सपोज़ करो हम लोगों ने बीकर लिया और बीकर में इनिशियल में हम लोग लेते हैं क्या चीज़, रिएक्टेंट, और वो रिएक्शन हमारा होता है और वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में स्टार्ट होने जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि रिएक्टेंट हम लोग कुछ लिए होंगे, सपोज़ करो आपके हम लोगों ने 100 ग्राम रिएक्टेंट्स को लिया होगा और वो कुछ 10 सेकेंड में हमारा टोटल का टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इस रिएक्शन का स्पीड था कि जिस स्पीड से वो रिएक्शन हुआ। अब जो भी स्पीड रहा होगा कि हर एक सेकंड में हर एक ग्राम ही हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या एक सेकंड में 5 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ भी रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि कितने स्पीड से हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्पीड को ही हम लोग बोलते हैं रेट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली टर्म्ड एज द केमिकल काइनेटिक्स। The chemical kinetics is nothing, it is simply the branch of physical chemistry in which we study about the rate of chemical reaction
दैट इज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज हाउ फास्टर द रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। और अगर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज हाउ फास्टर द प्रोडक्ट इज कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट। तो इस चीज़ के बारे में, स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में जिस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज बेसिकली कॉल्ड एज द केमिकल काइनेटिक्स, राइट, क्लियर। तो केमिकल काइनेटिक्स को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about rate, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि वैसा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम लोग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर स्पीड को अफेक्ट करता है, मतलब टोटल ओवरऑल स्पीड के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली कॉल्ड एज द केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली में पढ़ने को क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक हमेशा हम लोग क्या पढ़ते रहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते रहते हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस टाइप से कैलकुलेट होता है, नहीं होता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो रेट तो हम लोग कैलकुलेट ये सब करना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। पहले रेट समझे तो कि एक्चुअल में रेट है क्या हमारा, तो पहले हम लोग समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखिए स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये स्पीड नहीं है, जैसे कि मैं इधर से इधर तक चला तो कितने स्पीड से हम लोगों ने मूव किया, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, हाफ मीटर पर सेकेंड, जितना भी होगा वो मेरे को पता नहीं, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.003 मीटर पर सेकेंड, जितना भी स्पीड से मैं मूव किया, तो मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज़ स्पीड जैसे फिजिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज डिफाइंड एज द स्पीड। वो इधर में हमारा कोई भी रिएक्शन कोई डिस्टेंस कवर नहीं करने को, जैसे अगर ये बीकर हम लोगों ने लिया और रिएक्टेंट इसमें डाला है, तो इसी बीकर के अंदर में ही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट इधर से घूम करके इधर जा करके फिर इधर से आकर के तब जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है और कुछ ऑब्वियसली टाइम लगा होगा, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसका रेट निकल जाएगा। एक्चुअल में नहीं, तो ऐसा कोई तो है नहीं कि डिस्टेंस ये कवर किया, तो डिस्टेंस तो कोई कवर हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और एक ही कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने रिएक्टेंट डाला था उसी कंटेनर में थोड़ी देर बाद आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। मतलब कोई डिस्टेंस कवर के टर्म्स में तो हम लोग इधर में रेट को पढ़ नहीं सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमारा होता क्या चीज़ है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, प्रोडक्ट में, और हम लोग इसमें डिस्टेंस कवर्ड को नहीं मेजर करते हैं। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या चीज़ के टर्म्स में उसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम ये सब में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे रिएक्टेंट का सपोज कीजिए कि a मोल दिया हुआ है, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका a मोल, तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनना होगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टाइम तो 0 सेकेंड है। टाइम t इक्वल्स टू समथिंग t सेकेंड, तो a में से x मोल टूट गया तो इसका समथिंग x मोल बना या 2x मोल, जितना भी बनना होगा बना, राइट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले जितना था, जैसे जैसे रिएक्शन होते रहेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते चला जाएगा, प्रोडक्ट में। और अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में बात करें तो रिएक्टेंट हमारा जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन और आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मतलब रिएक्टेंट का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कंसंट्रेशन है वो रेगुलरली क्या होते चला जा रहा है, हमारा डिक्रीज करते जा रहा है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन में स्पीड को या रेट को डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के टर्म से मेजर नहीं करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही तो चेंज कर रहा है कि पहले हम लोगों ने लिया था इसका a मोल, अब बचा हुआ है टाइम t इक्वल्स टू t सेकंड पे a माइनस x मोल, तो इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन चेंज कर गया। टाइम कितना लगा, 0 से t तक, तो मतलब t सेकंड, तो हम लोग अब तो रेट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कि कितना स्पीड से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा घट रहा है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मैं अभी रिवर्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ।
तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज करते रहता है। जैसे से शुरुआत में रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट ही था बीकर में, एक प्रोडक्ट का एक बूंद भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया तो कुछ देर बाद उसमें से कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट पहले जितना था उससे घट गया ना। इसका मतलब यहाँ पे जो रेट हम लोग हमेशा निकालते हैं, सिंस हम लोग हमेशा यूज करते हैं कंसंट्रेशन को मतलब अमाउंट को, इसलिए जो रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम नहीं कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। राइट, क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग रिएक्टेंट की, सिर्फ प्रोडक्ट की बात मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, तो रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूँ सिर्फ, तो रिएक्टेंट का एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो इनिशियल में हम लोगों ने लिया था इसका ए मोल, टाइम टी इक्वल्स टू टी सेकेंड पे जब टाइम टी हो गया तब इसका बचा है ए माइनस एक्स मोल। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा घटता है। रिएक्टेंट का मतलब ही है रिएक्ट करने वाला, मतलब वही तो रिएक्ट करके भाई प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटेगा ऑलवेज। और प्रोडक्ट मतलब कि जो नया सब्सटेंस हमारा बन रहा है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका कुछ भी नहीं था, टाइम टी इक्वल टू टी पे इसका कुछ एक्स मोल बन गया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। राइट, क्लियर, समझ में आई बात। तो इन एनी केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस whereas the concentration of product always increases, and rate of a chemical reaction is not defined in terms of the distance covered per unit time, but it is defined as the change in concentration per unit time, कि कंसंट्रेशन के चेंज होने में हर एक सेकेंड के लिए जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज बेसिकली द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्लियर, वही हमारा एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, नोट करोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, नहीं बेवकूफ़ो, चेंज इन कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज हम लोग देख लेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट किसी भी के, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम मतलब निकालना है तो टाइम से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिख लोगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब टाइम से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। दिस इज द बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन। ये डिस्टेंस कवर्ड वाले के टर्म्स में नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर में डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं होती, इधर में कंसंट्रेशन के चेंज की बात होती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट करके आप लिख लोगे, इन एनी केमिकल रिएक्शन concentration of reactant always decreases, concentration of reactant always decreases, whereas concentration of product increases। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटेगा, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेगुलरली क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, उसमें हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए, होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे तो चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया, हम इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिख दिए, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको बोल दिया गया कि आप स्पेशली सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट को लिखो, तो रिएक्टेंट का हमारा कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये तो जनरल हो गया, रिएक्टेंट का चेंज, तो चेंज अगर देखें तो रिएक्टेंट का हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द डिक्रीज इन, जैसे ही डिक्रीज लिख लिए तो अब हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट आएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, मतलब डिवाइडेड बाय द
टाइम टेकन, जितना टाइम उसको अपने कंसंट्रेशन को घटाने में लगा। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इस केस में चेंज क्या हो गया, इंक्रीज। तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। इंक्रीज जैसे ही लिख दिए तो कंसंट्रेशन किसका, ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दिस इज बेसिकली द रेट। तो रेट ऐसे तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन लेंगे, कितना कंसंट्रेशन घट रहा है उतने टाइम इंटरवल में। और अगर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो देखेंगे कितना हमारा इंक्रीज कर रहा है उतने टाइम इंटरवल में, राइट। अगर दोनों के टर्म्स से मिला करके साथ में बोले तो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज कितना का हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। रिएक्टेंट का बात करेंगे तो डिक्रीज, प्रोडक्ट का बात करेंगे तो इंक्रीज, राइट। क्लियर। चलिए देखिए, लेट अस सपोज लेट अस सपोज कि कोई हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A इट इज़ कन्वर्टिंग टू B। आपको दिख रहा होगा कि A है आपका रिएक्टेंट और B है आपका प्रोडक्ट। जब टाइम t इक्वल्स टू था भाई 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका था, नहीं रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तभी तो टाइम 0 है। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो सपोज कीजिए कि इसका कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं A1। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, ये आपको पता ही होगा पहले से। इसका कुछ भी नहीं था, इसका था 0। जब टाइम t इक्वल्स टू, अगर मैं t की बात करूं तो इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए घट करके A1 से हो गया A2। घटेगा ही, बढ़ेगा तो नहीं क्योंकि रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन घटेगा। और इसका कंसंट्रेशन सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि कुछ भी समथिंग B1 हो गया। तो अगर इस केस में मैं आपको बोलूं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखो तो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं लिख दूं ब्रैकेट में इन टर्म्स ऑफ A, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट का लिखना है, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। और चेंज हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज ही हम लोग लेते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है हमारा क्या चीज़, A2, और इनिशियल है हमारा क्या चीज़, A1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। 0 से स्टार्ट हुआ t तक, तो ओवरऑल टाइम तो t माइनस 0 दैट इज t। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A। अगर वही इस केस में मैं बोलूँ कि आप बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ B, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ B, तो ये B तो हमारा है प्रोडक्ट, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन लिख लें, इसमें तो चेंज ही निकालें तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब B1 माइनस 0, तो ये B1 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन दैट इज t। तो ये हमारा रह गया, ठीक है, आया आवाज समझ। तो इस टाइप से तो देखेंगे कि कितना कंसंट्रेशन का चेंज हुआ। तो अगर इधर में 0 था, इधर में इस टाइप से, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल दूसरा, हम केस यही लेते हैं, बस ये डाटा हम सिर्फ चेंज करते जाते हैं। इधर में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था A1, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन था A2, सॉरी इसमें इसका मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ही मान लेता हूँ B1 और इनिशियल कंसंट्रेशन B2, फाइनल कंसंट्रेशन B2। इनिशियल कंसंट्रेशन B1 कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर यही जो रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो इसमें तो रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बनेगा। टाइम t को तो 0, मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन था A1, 5 मोलर 10 मोलर जितना भी, 5 मोलर 10 जितना भी था, और प्रोडक्ट भी उस टाइम था कुछ ना कुछ, तो प्रोडक्ट भी इनिशियल में था और उसका कंसंट्रेशन कितना था B1।
कहने का मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसमें उस कंटेनर में पहले से रखा हुआ था। तो अगर इस केस में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की बात करूं, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए के टर्म्स में, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज A2 माइनस A1 अपॉन टाइम टेकन, तो 0 से T, दैट इज T, राइट। अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ B लिखने की बात करूँ, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है हमारा B2 और इनिशियल कितना है B1 अपॉन टाइम, तो इसको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का चेंज कितना हुआ, तो B2 माइनस B1, क्योंकि B1 तो भाई पहले से था ही, तो अगर B2 माइनस 0 लिख देंगे मतलब पूरा हम लोग ले लिए तो वो गलत हो गया। तो अगर प्रोडक्ट पहले से ही अवेलेबल है तो उसका कंसंट्रेशन को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमेशा 0 ही नहीं घटा करके हम लोग प्रोडक्ट वाला लिख देंगे, वो दूसरा भी हो सकता है। या फिर सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि टाइम T इक्वल्स टू T डैश और स्पेस का कंसंट्रेशन हो गया A3 और स्पेस का कंसंट्रेशन हो गया B3, और मैं आपसे पूछ दिया हूँ कि इस इंटरवल के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके बताओ और उसको R डैश से डिनोट करोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डैश इन टर्म्स ऑफ A, इस इंटरवल के लिए तो चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो इसके लिए फाइनल है हमारा A3, इनिशियल है हमारा A2, इसी इंटरवल के लिए तो इनिशियल तो ये हो गया अपॉन टाइम टेकन, तो T से लेकर T डैश तक मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, बढ़ता ही है लगातार, तो टाइम टेकन इज T डैश माइनस T। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इसी इंटरवल के लिए इन टर्म्स ऑफ B लिखने की बात करूँ, डैश से डिनोट कर रहा हूँ, तो फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज B3 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इस इंटरवल के लिए, तो इनिशियल तो ये हो गया B2 अपॉन टाइम टेकन दैट इज T डैश माइनस T। ठीक है, आई बात समझ में ना आपको? तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ये सब का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब आँख मूंद कर काम करते रहेंगे तो पता चला गलती हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कुछ देखेंगे। तो सिंपल सा चीज़ आ गया, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? द केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ, दैट इज स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? तो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। हर एक यूनिट टाइम में हमारा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, वेयर एज अगर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, राइट। क्लियर? होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी बात। अब देखिए, जो रेट है, जो एक्चुअल में स्पीड है, ये होता है तो है दो टाइप का। ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट या एवरेज स्पीड, average rate या average speed of the reaction, and second one is instantaneous rate of reaction। डिफरेंस तो आपको बताने की इन दोनों में ज़रूरत है नहीं। एवरेज मतलब कुछ टाइम इंटरवल लिए, जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 मिनट्स, इसमें हमारा जो हम लोग अगर रेट निकालेंगे कि इतने लंबे टाइम इंटरवल के लिए हमारा क्या स्पीड था रिएक्शन का, दैट इज़ वो हमेशा आएगा एवरेज। क्योंकि लॉन्ग टर्म हम लोग हर एक यूनिट टाइम के लिए, हर एक सेकंड के लिए नहीं चेक करें, एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो उस केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज विल बी द एवरेज। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस चेक करें तो नाम ही है इंस्टेंट, मतलब हर एक इंस्टेंट पे चेक करेंगे। तो आपको पता ही है इंस्टेंटेनियस वाला हमेशा हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में चेक करते हैं, जब हम लोग लिमिट टाइम को कितना कर देते हैं, टाइम के लिमिट को 0 हम लोग पुट कर देते हैं, मतलब 0 टेंड कराते हैं, मतलब टाइम का जो गैप है वो एकदम बहुत ही कम है। तो एवरेज रेट हम लोग हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेट एवरेज, आर एवरेज या ROR एवरेज लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड एज, एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए रेट निकालना, तो एवरेज रेट निकल रहा है हमारा, तो लंबे टाइम इंटरवल के लिए जितना चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, तो इट इज़ डिफाइंड एज बेसिकली दो डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज होता है कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम के चेंज के लिए हमारा 20 मिनट्स 15 मिनट्स कितने के लिए कितना हमारा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आएगा, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज द एवरेज रेट, राइट। जबकि अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस रेट की तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए कि माइनस डी आर अपॉन डी टी, रिएक्टेंट का अगर हम लोग ले रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी की माइनस नहीं मतलब या फिर डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख लो रेट इंस्टेंटेनियस ROR, rate of reaction instantaneous is basically defined as the limit t tends to 0 LT, that is limit t tends to 0, मतलब टाइम इंटरवल काफ़ी ही छोटा है, उस केस में हमारा जितना चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो D कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट अपॉन DT स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो हर एक इंस्टेंट के लिए हम लोग को पता चलेगा रेट, तो उसको हम लोग इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ अगर रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट का हमारा क्या होता है, घटता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं साइड में कॉर्नर में लेता हूँ, इधर में जैसे A था, ये कन्वर्ट हो रहा था B में, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो इसका सपोज करो आपकी 5 मोल्स प्रेजेंट था, B का कुछ भी नहीं था अभी। जब टाइम t इक्वल्स टू t हम लोगों ने लिया तो इसका सपोज करो घट करके 3 मोल्स आ गया और इसका सपोज करो आप 2 मोल्स बन गया, सपोज ही तो करना है। तो अगर मैं इस केस में आपको अगर बोलूँ रेट निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एवरेज रेट ही इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल इसका कितना है 3, इनिशियल कितना है 5 अपॉन टाइम टेकन, सपोज करो कि टाइम आपका 10 सेकेंड लगा तो डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज़ ये हो गया आपका -2 अपॉन 10। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम लोग निकालेंगे हमेशा, तो फाइनल वाला हमेशा छोटा हो जाएगा। क्यों? फाइनल वाला कंसंट्रेशन हमेशा इसलिए छोटा हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाएगा ना लगातार, तो फाइनल वाला हमेशा घट रहा है, मतलब छोटा होते चला जा रहा है, तो छोटा होते चला जा रहा है और इनिशियल वाला बढ़ा, मतलब हमेशा रेट क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। अरे माइनस साइन के साथ आएगा तो रेट अगर माइनस साइन के साथ आया, इसका मतलब क्या चाहिए कि उल्टा डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उस टाइप का हमारा फिजिक्स नहीं है कि मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी में लग गया, मतलब कि हमारा इस डायरेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं और वेलोसिटी माइनस हमारा 2 मीटर पर सेकंड आ गया, इसका मतलब बॉडी उस डायरेक्शन में -2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये यहाँ में मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट का रेट जब भी निकालेंगे ना तो वो माइनस साइन के साथ ही आएगा। इस वजह से माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर घटता चला जाएगा तो उसका जो हमेशा फाइनल वाला होगा वो इनिशियल से छोटा ही हो जाएगा क्योंकि घट रहा है ना, और फाइनल वाला इनिशियल से छोटा हो जाएगा, और फाइनल माइनस इनिशियल करते तो ये छोटा में से बड़ा को माइनस करेंगे तो हमेशा निगेटिव आएगा। इसलिए इस रेट को पॉजिटिव कर देने के लिए स्पीड हम लोग बना रहे हैं ना, इधर में फिजिक्स नहीं अप्लाई हो रहा है कि उल्टा डायरेक्शन मूवमेंट हो गया, इसको प्लस कर देने के लिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए, रेट को पॉजिटिव लाने के लिए, जैसे यहाँ पे कि हमारा 2/10 मतलब 0.2 हमारा हमेशा पर सेकेंड का चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में, तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में जब भी रेट लिखते हैं ना तो एक माइनस अपनी तरफ से लगा देते हैं। ये माइनस अपनी तरफ से लगा देने का सिंपल सा एक ही मोटो है कि हमारा रिएक्टेंट के टर्म्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव ना आए, वो हम लोग को पॉजिटिव देखे कि हाँ इतना पर सेकेंड, इतना कंसंट्रेशन पर सेकेंड हमारा चेंज कर रहा है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग एवरेज लिख रहे हैं ROR एवरेज, अगर ये कभी भी इन टर्म्स ऑफ अगर आप रिएक्टेंट लिखोगे तो एक माइनस साइन अपने तरफ से लगाओगे, तो इट विल बी माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में जब कभी भी हम लोग रेट लिखते हैं तो एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगा करके लिखते हैं। मोटो क्या है हमारा, ताकि जो हमारा रेट है इस केस में पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, प्लस वाला वैल्यू आ जाए। ठीक है, आई बात समझ में।
प्रोडक्ट में तो हम लोग को लगाना पड़ेगा माइनस अपनी तरफ से, तो प्रोडक्ट में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस केस में मैं प्रोडक्ट में लगाने की बात करूँ तो प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर हम लोग रेट लिखें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो वो होगा फिर से चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था 2, इनिशियल कितना 0 अपॉन टाइम 10, तो 2 अपॉन 10 यहाँ का ही तो पहले से ही प्लस है। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर हम लोग लिखेंगे कोई भी रेट, चाहे एवरेज वाला हो चाहे कोई सा भी हो, तो अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग रेट तो उसको हम लोग जैसे का तैसे लिख देंगे, उसमें अपनी तरफ से माइनस प्लस कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन ध्यान रखना है हमेशा कि रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक माइनस वाला साइन अपने तरफ से लगाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर एवरेज की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इट इज सिंपली द चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज रेट। तो अगर हम लोग एवरेज लिखें या इंस्टेंटेनियस उससे बहस नहीं है। अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर हम लोग रेट लिख रहे हैं तो ऑलवेज एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे ताकि रेट हमेशा पॉजिटिव हो जाए। इस वजह से क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेगुलरली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो घटता चला जाएगा, तो फाइनल हमेशा इनिशियल से छोटा होगा, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं। तो अगर हम लोग आर इंस्टेंटेनियस भी लिखें इन टर्म्स ऑफ किसके, रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो हम लोग एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे। माइनस लिमिट t टेंड्स टू 0 d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट, अपॉन dt। माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि इसमें भी जैसे एक छोटा सा ही टाइम इंटरवल है लेकिन वो कंसंट्रेशन तो घट जाएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए। जबकि रेट अगर हम लोग लिखें इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोडक्ट, तो ये सिंपली हम लोग डायरेक्टली वही लिखेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 इट इज़ दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt, राइट, क्लियर। तो दो टाइप का रेट हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक इंस्टेंट में, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, और एवरेज वाला तो हम लोग चेंज के टर्म्स में लिखते हैं, जो आपको पता ही है, क्लियर। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात यही थी कि रिएक्टेंट के टर्म्स में जब भी रेट लिखेंगे, चाहे वो एवरेज वाला का एक्सप्रेशन लिखें चाहे वो इंस्टेंटेनियस वाले का, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि उस केस में नहीं लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेगुलरली घटते रहता है, तो फाइनल हमेशा छोटा होते चला जाएगा। जबकि प्रोडक्ट के टर्म्स में लेने में कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी जनरल में ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, कोई रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि टाइम t को 0, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका कंसंट्रेशन कुछ भी R0 है, सपोज इसका कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं है, प्रोडक्ट अभी थोड़ा सा भी नहीं बना है। जब टाइम t को अगर में हम लोग t ले लें तो ये मान लीजिए कंसंट्रेशन इसका बन जाता है RT, और इसका कंसंट्रेशन सपोज करिए मान लीजिए कि बन जाता है PT। तो आपको पता ही है कि इस केस में अगर एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखें हम लोग, रेट एवरेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो एक तो आपको पता ही है माइनस साइन के साथ लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज RT माइनस R0 अपॉन चेंज इन टाइम, तो 0 से t, तो चेंज हमारा हो गया t का। अगर इसी केस में अगर इंस्टेंटेनियस लें अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो रेट इंस्टेंटेनियस, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। ऐसे माइनस साइन के साथ हम लोग लेंगे। अगर हम लोग अभी फ़िलहाल एवरेज की ही बात करते हैं, चलिए सिमिलरली अगर आप चाहो तो प्रोडक्टिव टर्म्स में एवरेज रेट लिख सकते हो इस केस में, तो रेट एवरेज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू चेंज, डायरेक्टली लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज PT माइनस इनिशियल तो 0, तो माइनस 0 मतलब वही रह गया अपॉन टाइम दैट इज t, तो PT माइनस 0 दैट इज PT अपॉन t, क्योंकि t माइनस 0 भी तो t ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। अगर इसके कर्व की बात करें तो दिख रहा है आपको कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है हमारा,
नहीं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेगुलरली क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर हम लोग एक कर्व प्लॉट करें, अभी हम लोग प्लॉट करें रिएक्टेंट के लिए, इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टाइम। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब हमारा मतलब जब टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0 था, मतलब इस पॉइंट के लिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, तो आर नॉट। तो आर नॉट कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सपोज करो आप ये है, ठीक है। जब टाइम टी इक्वल टू टी हो गया तो समथिंग टाइम टी इक्वल टू टी, मान लीजिए ये टी है, तो उसका कंसंट्रेशन हमारा कितना हो गया, आर टी, सपोज कीजिए कि ये हो गया। मतलब पॉइंट ये वाला कुछ आना चाहिए, आई बात समझ है। दैट मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटेगा, तो हमारा इन्वर्स रिलेशन हो गया टाइम के साथ। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटेगा, और इन्वर्स रिलेशन का आपको पता है कि कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये कर्व यहाँ से कुछ यूँ इस टाइप से जाएगा। अभी यहाँ पे ये नहीं हुआ, आर टी आप नीचे थोड़ा सा मान लो इस पॉइंट पे आप आर टी मान लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कुछ निकल करके आ जाएगा। जबकि अगर आप प्रोडक्ट के टर्म्स में देखोगे कर्व को, ये हम लोग कर्व प्लॉट कर रहे हैं प्रोडक्ट के टर्म्स में, इस एक्सिस पे वही कंसंट्रेशन, इस टाइम प्लॉट करेंगे प्रोडक्ट का, और इधर में जो टाइम हमारा लग रहा है 100। तो इनिशियल में टाइम टी इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे उसका कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब हमारा कंसंट्रेशन 0 ही। जबकि टाइम टी इक्वल टू टी पे उसका कंसंट्रेशन बढ़ करके पी टी हो गया, तो इसका हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो टाइम टी इक्वल टू टी मान लीजिएगा, कंसंट्रेशन कुछ भी पी टी हो जाएगा, तो कर्व कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का हमारा हमेशा घट रहा है, जबकि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से इंक्रीजिंग कर्व, रिएक्टेंट का हमेशा घट रहा है, इस वजह से डिक्रीजिंग कर्व। आपके बुक में ये दोनों साथ में मिला करके कुछ इस टाइप से दिया हुआ होगा, एक ही साथ। ऐसे इस एक्सिस पे हम लोग कंसंट्रेशन सिर्फ प्रोडक्ट का प्लॉट किए हैं, इधर में सिर्फ कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट का प्लॉट किए हैं, इधर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लॉट कर दे रहे हैं कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्लॉट कर देंगे। इधर में हो गया आपका टाइम। तो रिएक्टेंट का हमारा शुरुआत में जब टाइम टी को 0 होगा तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा आर नॉट, उससे हमेशा हमेशा घटेगा उसका, तो इस टाइप से कर। और प्रोडक्ट का हमारा जब टाइम टी को 0 होगा तो उसका कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट का कुछ बढ़ेगा। अगर किसी इंस्टेंट पे आप निकाल दे रहे हो तो वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, राइट। तो कर्व आसान है, आपको आसानी से समझ में आया। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कर्व है वो भी आपको समझ में आया, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। चलिए, तो ये सब सारा बात था रेट। जो लास्ट चीज़ है इसमें हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ द यूनिट ऑफ रेट, राइट। यूनिट तो काफ़ी आसान है इसका कैलकुलेट करना। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग जनरली डिफाइन कैसे किए हैं, तो ROR इज बेसिकली डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं, रिएक्टेंट या फिर क्या चीज़ है हमारा प्रोडक्ट अपॉन एवरेज की बात करें तो हम लोग चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ऊपर में हमारा किसका चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है, तो ऊपर में हमेशा यूनिट हमारा रहेगा कंसंट्रेशन, और नीचे में हमेशा यूनिट हमारा क्या रहेगा, टाइम। तो हमारा इसका यूनिट क्या आ गया, सिंपली इट इज़ कंसंट्रेशन, टाइम ऊपर में जाएगा तो टाइम इनवर्स, राइट। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन अगर आपका मोलैरिटी में है तो मोलैरिटी, टाइम अगर सेकंड में है तो मोलैरिटी इंटू सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन आपका मोलैरिटी में है, टाइम आपका मिनट में है तो मोलैरिटी मिनट इनवर्स। कंसंट्रेशन आपका मोलैरिटी में है, टाइम आपका आवर में है तो मोलैरिटी आवर इनवर्स। कंसंट्रेशन आपका मोलैरिटी में है, टाइम आपका डे में है तो मोलैरिटी डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, मंथ इनवर्स, कुछ भी। कंसंट्रेशन का यूनिट चेंज कर सकता है, जैसे ये हो गया मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इंटू सेकेंड इनवर्स, मोलैलिटी इंटू आवर इनवर्स।
नॉर्मेलिटी इन 2 सेकेंड इनवर्स, ये सब सारा किसका यूनिट है, सारा का सारा हमारा रेट का यूनिट है, क्योंकि इधर में कंसंट्रेशन और इधर में टाइम इनवर्स, राइट। तो दीज आर ऑल द यूनिट ऑफ रेट, राइट। तो होप आपको ये सब सारी चीज़ बेसिक अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसको तो आप ठीक है, लेकिन प्रीवियस जो आपका चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। जो भी डाउट्स है सब एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करें, और जो भी डाउट्स है उसको आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।